आई एम डॉक्टर अंकिता बैते, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस एट मणिपाल हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। रेमडेसिविर के लिए मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हैं कि हमें रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना है। तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो एक एंटीवायरल इंजेक्शन होता है जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है। तो जब हम इन्फेक्ट होते हैं वायरस से तब वायरस रेप्लिकेट करता है, तो उसका रोल जो होता है वो इनिशियल 7 से 10 दिनों में ही आता है। सबसे ज़्यादा काम तब करती है जब इस 7 दिन के अंदर लगती है या मैक्सिमम 10 दिन तक हम अलाउ कर सकते हैं इसको। सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हीं को लगाने हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है, मॉडरेट टू सीवियर कोविड में आ रहे हैं, सांस की गति बढ़ी हुई है, 24 से ज़्यादा का रेट आ रहा है या बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है और आपके डॉक्टर को लग रहा है आपको इसकी ज़रूरत है। रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट्स भी होता है, तो अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आपको बिल्कुल रेमडेसिविर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 दिन के बाद आपको ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है तो उसमें भी रेमडेसिविर का ज़्यादा रोल नहीं आता है। रेमडेसिविर जब हम लगाते हैं तो हमें लिवर फंक्शंस को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो अगर इस दवाई का फ़ायदा हो सकता है बट नुकसान भी है, तो अगर लगना है तो सही समय पे और सही डिजीज सीवियरिटी में ही लगना है जिनको ज़रूरत है। सबको बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही रेमडेसिविर लगना है या नहीं लगना है उस चीज़ का उस सुझाव को पालन करें। एक सवाल ये भी आ रहा है मेरे पास कि रेमडेसिविर और स्टेरॉइड क्या है। पहली चीज़ जैसा मैंने बताया कि रेमडेसिविर जो है एक एंटीवायरल है, यानी कि वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है रेमडेसिविर। जबकि स्टेरॉइड्स तो हम सब जानते हैं कि काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि ये हमारा इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेशन को जो बॉडी में डेवलप कर रहा होता है उसको कम करता है। तो जो रेमडेसिविर का रोल है वो इनिशियल 7 से 10 दिनों में आता है, बट स्टेरॉइड का रोल है क्योंकि कोविड जो हम देख रहे हैं, कोविड में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, स्पेशली 7 दिनों के बाद जो सेकेंड वीक ऑफ कोविड इलनेस है, तो उसमें स्टेरॉइड का रोल देखा जा रहा है। वो भी सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनका सेकेंड वीक के बाद भी बुखार तेज़ आना, ऑक्सीजन गिरना, सांस की गति तेज़ होना, निमोनिया डेवलप करना या कुछ ऐसे लक्षण लग रहे हों जिससे आपके डॉक्टर को ये लगता है कि आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है। तो ये दोनों आपस में एकदम अलग चीज़ है। एक एंटीवायरल है, वायरस के अगेंस्ट काम करती है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। दूसरी चीज़ इन्फ्लेमेशन या बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, उन मार्कर्स को रेगुलेट करती है, उसको कम करती है। तो दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं और आपके डॉक्टर्स ही इस पर डिसाइड करते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। एक डेक्सामेथाजोन होता है जो स्टेरॉइड होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है स्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन है स्टेरॉइड। तो ये जो कॉमन नेम्स होंगे आप देखेंगे कि प्रिस्क्राइब किया जाता है जब किसी को भी स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ अभी देख रहे हैं कि माइल्ड डिजीज में जिसका ऑक्सीजन स्तर नॉर्मल होता है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा होता है, उसको आइवरमेक्टिन या फैबीफ्लू जो है वो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। आइवरमेक्टिन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इनिशियली कोविड से पहले ये एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है, यानी कि जो हम सुनते हैं कि डीवर्मिंग के लिए जो बच्चों को दी जाती थी पहले, पैरासाइट्स जो जैसे कीड़े हो गए, पेट के कीड़े हो गए या दूसरे तरह के पैरासाइट्स हो गए, उसके लिए आइवरमेक्टिन काम करती थी। कोविड में इसको रीपर्पस किया गया है। माइल्ड कोविड केसेस में देखा गया है कि कुछ रोल है आइवरमेक्टिन जिनको दिया जा रहा था वो रिकवर कर रहे हैं। तो एक ये रोल है आइवरमेक्टिन का कोविड में। और सेकेंड है फैबीफ्लू की बात करें, फैविपिराविर जो ड्रग है वो एक एंटीवायरल है, बहुत ओवर हाइप्ड है। काफ़ी लोग इसके लिए डिमांड करते हैं कि हमें फैबीफ्लू या फैविपिराविर हमें लिखा जाए और हम लेंगे। तो ये बहुत हाई डोज में दी जाती है, अगर कोविड इन्फेक्शन के लिए दी जाती है तो बहुत क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड रोल नहीं है, ना इसका है ना आइवरमेक्टिन का है। हाँ, स्टडीज़ अभी चल रही हैं कि इसको देने से कितना फास्ट रिकवरी हो रहा है लोगों में, बट अभी के स्तर में मैं यही बता सकती हूँ कि बहुत ओवर हाइप है। तो अगर आपको ये मेडिसिन नहीं मिल रही है तो बिल्कुल भी इसके पीछे ना भागे, ना फैबीफ्लू के पीछे ना आइवरमेक्टिन के पीछे। ज़्यादातर लोग माइल्ड केसेस में सेल्फ रिकवरी कर जाते हैं अपनी इम्यूनिटी के लेवल पे। तो जो नॉर्मल इम्यून बूस्टर्स होते हैं जैसे विटामिन सी, जिंक हो गया, विटामिन डी हो गया, ओवरऑल आपकी हेल्दी डाइट, गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, ये चीज़ें अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो ये सब जो है ये प्लस माइनस रोल है। चाहे आइवरमेक्टिन की बात मैं करूं, चाहे फैविपिराविर की बात करूं, तो अगर नहीं मिल रही है या आप नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल भी आप उसके ऊपर स्ट्रेस देके अपने क्लिनिशियन से, अपने डॉक्टर से डिमांड ना करें। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर लिखी जाएगी आपको मेडिसिन और आप तब स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, डेक्सामेथाजोन का जो रिक्वायरमेंट होता है, स्टेरॉइड्स जब प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो आपके क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए प्रिस्क्राइब की जाती है, ना कि हमेशा लैब्स के ऊपर कि आपके जो लैब के रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। कभी कभी हल्का फुल्का लैब डिरेंजमेंट होता है और पेशेंट अपने आप उसका सेटल हो जाता है विदाउट स्टेरॉइड्स भी। तो स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये भी डॉक्टर
प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप इसको करें। ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स नहीं लेनी है आपको, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है, आपकी इम्यूनिटी को लो करता है और कभी कभी जो वायरस के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती है उसको भी स्लो डाउन कर देता है। तो सिर्फ लैब्स के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपकी जो क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको स्टेरॉइड्स चाहिए या नहीं चाहिए।